नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के लास्ट टॉपिक की। ये बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट हॉर्टिकल्चर HORT 111 का एक लास्ट टॉपिक है हमारा। एक्चुअली लास्ट टॉपिक क्या, लास्ट दो टॉपिक है हमारे। इरिगेशन और फर्टिलाइजर ये एक टॉपिक आया था और फिर बायो रेगुलेटर्स आपका दूसरा टॉपिक है। ठीक है, इरिगेशन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एग्रोनॉमी में, मैंने अच्छे से समझा दिया था इरिगेशन के बारे। ठीक है, और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में मैंने वहां पे आपको अच्छे से बता दिया है। आप कमेंट करोगे तो मुझे याद रहेगा, तो मैं इसके अंदर आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्लांट बायो रेगुलेटर्स। ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आपको आने वाले, जो आपका जेट, जब आप एमएससी की तैयारी करोगे तब आप जेट दोगे, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बहुत उस मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल का एक टॉपिक है। और साथ के साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी ये काम आएगा। उसको वहां तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब उनकी क्लासेस आएंगी, लेकिन आज इसको इतना डिटेल में तो पढ़ ही लेंगे कि आपके क्वेश्चंस, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको काफी हेल्पफुल रहेगी लेक्चर। ठीक है जी, तो इरिगेशन से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा जानते हुए चलेंगे कि हॉर्टिकल्चर में इरिगेशन किस टाइप की इरिगेशन महत्वपूर्ण रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, मतलब आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से जल को आप खेत में अगर फील्ड में प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, हम उसे इरिगेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर वर्षा हो जाती है तो उसे इरिगेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मतलब मानव द्वारा, या उसमें कह दें कि इंसान का कोई रोल नहीं था उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसान का जब रोल आ जाएगा, एप्लीकेशन होगी वाटर की। ठीक है, कैसे, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से, तब उसे हम क्या बोल देंगे, इरिगेशन बोल देंगे। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सोइल टू मीट क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। फसल की जो जल मांग होती है उसको पूरा करने के लिए जो हम कृत्रिम रूप से पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। फसल की जल आवश्यकता पूर्ति करने हेतु मिट्टी में कृत्रिम रूप से जल देना ही सिंचाई कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर हाई वैल्यू, ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कराती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और वाटर सेंसिटिव भी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें इरिगेशन के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को, वृद्धि को प्रमोट करेगा। बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, काफी बार पढ़ा हुआ है। हेल्प्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पोषक तत्वों को क्या करेगा, खींचने में मदद करेगा, प्राप्त करने में मदद करेगा वाटर, ये तो हमें पता ही है। मेंटेन सोइल मॉइस्चर, मृदा का मॉइस्चर नमी बनाए रखेगा। इंप्रूव फ्रूट साइज एंड क्वालिटी, इंक्रीज यील्ड, सारी बातें जानी पहचानी सी है, सबको पता होता है। मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स में क्या है, सरफेस इरिगेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया एग्रोनॉमी के अंदर, तो आप वहां से चेक कर लेंगे, और ये सेम ही चीजें हैं। ठीक है, इरिगेशन मेथड्स आपसे पूछ जाए तो लगभग आपने सेम ही लिखने हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इरिगेशन मेथड कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए भी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम लिखना होता है। ठीक है, डायग्राम्स के साथ। सब सरफेस इरिगेशन भारत में ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन इतना तो लिखना ही है कि भारत में यूज नहीं होता। स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, ये दोनों तो मेन विधियां है ही। अब सरफेस इरिगेशन की बात करें तो फ्लडिंग, बेसिन मेथड, इसके अंदर हम बेसिन मेथड को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं फ्रूट क्रॉप के लिए इरिगेशन करने के लिए, और फरो मेथड। ठीक है, फरो मेथड नहीं, पर बेसिन को ज्यादा पढ़ते हैं। और हम बात करें, इसके अंदर एक रिंग मेथड और होता है। ठीक है, कौन सा, रिंग मेथड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब ऐसे कहूंगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा आज की क्लास में, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा एक जगह कि रिंग मेथड आपका ये बात करते हैं ना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड, यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, कह रहे हैं कि रिंग मेथड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड होता है। ठीक है, और इरिगेशन में उसे नहीं काउंट किया जाता। लेकिन आज तक मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितनी स्टडीज की है, या मेरे टीचर्स ने मुझे जितना बताया है, मेरे जो कॉलेज में मिले या चाहे स्कूल में, उन्होंने मुझे रिंग मेथड एक इरिगेशन का मेथड ही बताया। अगर आप लिखने पे आओ तो आप एक काम करना, रिंग मेथड को लिख देना। ठीक है, इरिगेशन के अंदर फर्टिलाइजर वगैरह से आपसे कोई स्पेशल नहीं पूछेगा कि फर्टिलाइजर मेथड बताओ एप्लीकेशन के, तो आप ना रिंग मेथड को इरिगेशन मेथड में ही लिख देना। और रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से आप बताओ कि कौन सा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड है, ठीक है, और उसमें चार मेथड दिए हो, आपको लगा हो कि उसके अंदर चौथा या एक अदर ऑप्शन लिखा हो रिंग मेथड और बाकी सारे इरिगेशन के मेथड हो, तो आप तब रिंग मेथड को आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड कंसीडर करके टिक कर सकते हो। अदरवाइज आप रिंग मेथड को एक इरिगेशन मेथड ही मानो। ठीक है जी, अब करते हैं बात आगे स्प्रिंकलर इरिगेशन की। वाटर स्प्रेड लाइक रेनफॉल, ये हम बात कर चुके हैं सारी। इसका अच्छा एडवांटेज होता है काफी, आपको क्या करता है, ये काफी जगह पे यूज किया जाता है, राजस्थान में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। ठीक है, ये हम बता ही दें, पहले हरियाणा में होता था, अब राजस्थान टॉप पे है स्प्रिंकलर मेथड यूज करने के लिए। क्या करता है, वर्षा की बूंदों के रूप में और रेनफॉल के रूप में क्या करता है, पानी प्रोवाइड कर देता है फसल को।
ठीक है, वाटर सेव करता है काफी मात्रा में, 60-70% तक अच्छा वाटर कम सेव कर लेता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा वाटर सेव करता है, सबसे ज्यादा कॉस्टली भी है, और वैसे इसका यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो सबसे ज्यादा यूज इसका महाराष्ट्र में होता है। वाटर अप्लाई डायरेक्टली टू रूट जोन, ये इसकी सबसे खास बात है। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी क्या आती है, वाटर यूज एफिशिएंसी देखने को मिलती है। 30 से 70% तक वाटर सेविंग हो जाती है। लेस वीड ग्रोथ, वीड ग्रोथ कम होती है, क्योंकि डायरेक्ट फसल को ही पानी प्रोवाइड होता है, तो वीड की ग्रोथ भी कम होती है। आइडियल फॉर फ्रूट क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छा मेथड है। बेस्ट फॉर ऑर्चर्ड एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब मैं बताता हूँ सबसे अच्छा मेथड क्या है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब एग्जामिनर आपके साथ बहुत बड़े बड़े गेम खेलता है, वो क्या कहता है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ऑप्शन कैसे देता है, वो आपको देगा, पहला ऑप्शन ड्रिप, फिर देगा स्प्रिंकलर, फिर देगा आपको बेसिन, फिर देगा रिंग। मान लो ये चार ऑप्शन देता है, तब आपने किसको ट्रिक करना है, ड्रिप को टिक कर देना है। ठीक है, बताना है ये ड्रिप सबसे अच्छा मेथड है फ्रूट क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन के लिए। अब क्या होता है, कभी कभी ड्रिप नहीं दिया होता और इसके साथ दिया होता है फरो। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि इन चारों में से अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, बताओ, तो इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है आपका रिंग। रिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है कि ये सबसे अच्छा मेथड है इरिगेशन का इन चारों में से। अब कभी कभी रिंग भी नहीं दिया होता और यहाँ पे दिया होता है चेक बेसिन मेथड सपोज, तब आपने क्या बताना है, बेसिन मेथड बताना है। ठीक है, तब आपके लिए बेसिन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा फ्रूट क्रॉप में इरिगेशन के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अब यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ड्रिप मेथड सबसे बेस्ट, फिर रिंग मेथड, और फिर आपका आ जाता है बेसिन मेथड। ये जो ऊपर डायग्राम है ये है बेसिन मेथड का, और ये नीचे डायग्राम है ये है रिंग मेथड का। ठीक है, ऊपर वाला है बेसिन का, नीचे वाला रिंग का। अब बेसिन में क्या होता है, हम देख रहे हैं कि ऐसे क्रॉप्स लगी होती है, ऐसे गड्ढे बनाए होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, बस डिसएडवांटेज ये है कि अगर इधर मैं फर्टिलाइजर डाल रहा हूं तो वो फर्टिलाइजर यहां भी पहुंचेगा और यहां भी पहुंचेगा और यहां भी पहुंचेगा। वैसे ही अगर इधर कोई डिजीज आ गई, इधर कोई डिजीज आ गई, तो वो डिजीज फैलेगी आगे, फिर उससे आगे, मतलब एक अगर पहले रो के पहले पेड़ में अगर डिजीज आ जाए तो बाकी तीन पेड़ भी डिजीज से ग्रसित कर देगी, खराब कर देगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बेसिन मेथड थोड़ा कम प्रभावशाली रहता है इरिगेशन के लिए, मतलब उसको अच्छा तो माना जाता है, लेकिन इसका ये क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे घाटा रहता है। अगर एक बार डिजीज पकड़ ली किसी पहले पेड़ ने, तो उसके पीछे वाले सारे पेड़ ग्रसित हो जाएंगे। जैसे यहाँ से पानी आ रहा है तो ये अपने साथ डिजीज के जो कह सकते हैं, जो मान लो फैलती है ना, जिससे डिजीज फैलती है, चाहे कुछ भी हो सकता है ना, वो मटेरियल जो है जो डिजीज फैलाता है, तो वो मटेरियल आगे आगे फैलता जाएगा और बाकी फसलों के जो पेड़ है, बाकी जो पेड़ है उनको भी क्षतिग्रस्त करता जाएगा, हानि पहुंचाता जाएगा। रिंग मेथड में ये चीज बच जाती है कि रिंग मेथड में आपको हर एक पेड़ अलग रिंग में, अलग सर्कल में, अलग पिट में दिखाई दे रहा है। अगर सपोज यहाँ पे किसी पेड़ को डिजीज लग जाए तो हम उसको यहाँ से बंद कर देंगे, उसकी सप्लाई पानी की बंद कर देंगे, ताकि वो किसी और के साथ संपर्क में ना आएगा भी नहीं, क्योंकि हर प्लांट एक अलग रिंग में है, तो वो किसी के साथ डायरेक्टली टच में नहीं रहता। यहाँ पे डायरेक्टली टच में, यहाँ पे डायरेक्टली टच में नहीं है। तो रिंग मेथड बेसिन से बस इन मामलों में ही अच्छा है, बाकी ड्रिप मेथड अच्छा है क्योंकि वो रूट जोन पे डायरेक्टली वाटर की सप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, इतनी सी बात थी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, अगर इरिगेशन की बात हो जाए तो। अब फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंस, वो ऐसे पदार्थ है सप्लाइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो क्या करते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों को सप्लाई करते हैं, प्लांट्स को देते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड यील्ड, ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके पौधे की और अच्छी उपज प्राप्त हो सके। अब इंपोर्टेंस की बात करें तो इंप्रूव्स वेजिटेटिव ग्रोथ, अच्छा न्यूट्रिएंट जाएगा, जैसे नाइट्रोजन आपको पता है अच्छे से मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक वेजिटेटिव ग्रोथ को अच्छा कर देगा। इनहेंस फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग, ये भी बढ़ा देगा। जैसे CN रेशियो के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कार्बन बढ़ता है तो फ्लोर वगैरह बढ़ते हैं और नाइट्रोजन बढ़ता है, तो क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है। इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी, यील्ड भी इंक्रीज होगी और क्वालिटी भी इंक्रीज होगी अगर आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रॉपर दे पाओ। करेक्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अगर कोई किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको भी पूरा कर देगा। ठीक है जी,
टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें, उर्वरक के प्रकार, एक होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक एफआईएम कंपोस्ट, इनऑर्गेनिक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, एमओपी। एक्चुअली यूरिया आपका ऑर्गेनिक है तो फर्टिलाइजर, लेकिन यूरिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो यूरिया मत लिखना, ये एक एक्सेप्शन मान लो आपसे, ठीक है। यूरिया एक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो जेक्टोबैक्टर और पीएसबी, फॉस्फोरस फॉस्फोर सोल्यूबल बायो बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करें तो उर्वरक देने की कुछ विधियां हैं, ब्रॉडकास्टिंग, फैला देना डायरेक्ट, जैसे आपने देखा होगा फार्मर्स डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं, डायरेक्ट फैलाते हैं। बेसल एप्लीकेशन, एक साथ सारी की सारी डोज एक साथ दे देना। रिंग मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिंग मेथड के बारे, ये कंट्रोवर्शियल हो गया, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में उर्वरकों का छिड़काव या किसी भी केमिकल का छिड़काव टॉप ड्रेसिंग कहलाएगा। फोलियर एप्लीकेशन, आपने वो पर्ण पत्ती वाला सुना होगा, वो पत्ती वाला क्या करते हैं, स्प्रे करना है पत्तियों पे, स्प्रे करते हैं, अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्ण पर्ण से रिलेटेड कुछ बोलते हैं। फोलियर एप्लीकेशन। फर्टिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई प्लस फर्टिलाइजर, मतलब इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर, इरिगेशन के साथ ही फर्टिलाइजर दे देना, फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। रिंग मेथड की बात करें तो ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। अवॉइड स्टेम इंजरी, ठीक है। फर्टिलाइजर अप्लाइड इन सर्कुलर ट्रेंच, मतलब वही बस बता रखा है ना, अलग अलग पिट होते हैं, अलग अलग गड्ढे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आप स्पेशली हर किसी को अलग अलग फर्टिलाइजर प्रोवाइड करा सकते हो आवश्यकता के अनुसार। फोलियर एप्लीकेशन ये लिखा, पर्णीय छिड़काव, यही बात बता रहा था, फोलियर एप्लीकेशन मतलब पर्णीय छिड़काव। न्यूट्रिएंट स्प्रे ऑन लीव्स, पत्तियों पे दिए जाते हैं, ज्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, मोस्टली माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व दिए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट स्प्रे ऑन लीव्स, क्विक करेक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाए तो वहां पे फोलियर एप्लीकेशन करते हैं। एग्जांपल ZnSO4 फॉर जिंक डेफिशिएंसी, आयरन स्प्रे फॉर आयरन क्लोरोसिस। फर्टिगेशन, उर्वरक सिंचाई के साथ देना, मैं बता चुका हूं। फर्टिलाइजर अप्लाइड थ्रू ड्रिप इरिगेशन, एडवांटेज है इसके, हाई न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेव फर्टिलाइजर, ठीक है, नॉर्मल बातें थी, कुछ नहीं था। प्लांट बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर सॉरी प्लांट बायो रेगुलेटर्स की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये आपका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जितना हो सकेगा कोशिश आपको समझने लायक मैं बता दूंगा, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। प्लांट बायो रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये कैसे होते हैं, कार्बनिक जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर देन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट के अलावा ये ऐसा जैविक पदार्थ है जो क्या करता है, विच रेगुलेट प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट की वृद्धि को, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, निर्धारित करता है, एंड डेवलपमेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, और बहुत ही कम मात्रा में डेवलप होता है, निकल के आता है। अल्प मात्रा में पौध पौध वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कार्बनिक पदार्थ, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्लांट बायो रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। पीजीआर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, ये छोटी फॉर्म है इसकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बायो रेगुलेटर्स की बात करें, वर्गीकरण, तो तीन ऐसे होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, और दो ऐसे होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं, घटाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तीन ऐसे जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वृद्धि को घटा रहे हैं तो किसी काम के नहीं है, ये भी प्रॉपर काम के, आपको बताएंगे कैसा ये वृद्धि को रोकते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन की। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑक्सिन के बारे में आपको बता दूं कि ऑक्सिन जो था, चलो चलते हैं, ऑक्सिन है, इसका डब्ल्यू वेंट FW वेंट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी क्या की, खोज की, डिस्कवरी की। नेचुरली जो मिला है ना हमें, वो मिला है IAA, ये हमें नेचुरली मिला है, ये ऐसा आपका PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो हमें नेचुरली प्राप्त हुआ है। इसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, हो गया, इसका नाम लिख ही देता हूं, इंडोल एसिटिक एसिड, और साथ ही ये बता दूं नेचुरल हार्मोन है, रूट डेवलपमेंट में काम आता है, रूट डेवलपमेंट में काम आएगा। और पार्थेनोकार्पी जो हमने कल पढ़ा, पार्थेनोकार्पी में ये सहायक है, पार्थेनोकार्पी करता है, ये इंड्यूस करता है, बढ़ाता है।
और हम कह दें आई बी ए भी एक है। आई बी ए के बारे में भी पढ़ा, कटिंग्स के अंदर पढ़ा था। कटिंग्स के अंदर ये है इंडोल ब्यूटेरिक ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड के और भी कई नाम है जो मैंने आपको बताया कटिंग में। एक था रूटेक्स, एक था सेरोडेक्स, एक था रैपिड रूट, और एक था क्विक रूट। ठीक है, ये क्या करता है, रूटिंग हार्मोन बोला जाता है इसे, रूटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, रूट इंड्यूस करता है, रूट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, इसलिए इसका यूज कटिंग में किया जाता है। कटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, कटिंग में इसका यूज किया जाता है। 2000 पीपीएम मात्रा का यूज करते हैं। 15 मिनट तक बड को, जो कटिंग है उसको क्या करते हैं हम, डिप करके रखते हैं 15 मिनट तक। उसके बाद उसको, उसका 1/3 पार्ट डिप करके रखते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं हम, जैसे ही उसके अंदर रूट निकलने लग जाएगी, अब पता है कि उसमें सेरोडेक्स हमने डाल दिया या एबीए का यूज हो चुका है 15 मिनट तक, अब उसमें जल्दी से जल्दी रूट क्या होगी, इनिशिएशन होगा, फुटान होगा, तो उसको अब आप लगा सकते हो उस कलम को। ठीक है, कटिंग को लगा सकते हो इस तरीके से। और इसके अंदर अगर बात करूं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के कई हैं, एक हो गया IAA, एक हो गया IBA, और एक आपने ऑक्सीजन में सुना होगा NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये रोकता है इमेच्योर इमेच्योर फ्लावर एंड फ्रूट, इमेच्योर फ्लावर एंड रूट क्रॉप्स। ठीक है, उनको रोकता है, इमेच्योर फ्लावर और रूट क्रॉप्स। दूसरा ये क्या करता है, फ्लावर और फ्रूट के गिरने को रोकता है। ठीक है, ड्रॉपिंग को रोकता है, कम करता है। फ्लावर और फ्रूट जो गिर जाते हैं उनको ड्रॉपिंग उनकी कम कर देता है, NAA यहाँ यूजफुल है। फिर एक आता है आपका 2,4-D के बारे में आपने सुना होगा, आपने 2,4-D के बारे में सुना होगा कि क्या है, एक खरपतवार नाशी है, खरपतवारनाशी है या हर्बिसाइड है, आपने सुना होगा। ठीक है, खरपतवारनाशी है, वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है। लेकिन इसकी एक, ये होता तो ऑक्सीजन है, एक तरह का ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है ये, और ये क्या काम आता है, अगर आप इसके बारे में जानो कि 20 पीपीएम से मात्रा अगर ज्यादा हुई, अगर इसकी मात्रा 20 पीपीएम से ज्यादा कर दी, तो ये हो जाएगा वीडीसाइड, आपका खरपतवारनाशी। अगर इसकी मात्रा 20 पीपीएम से कम है, तो ये काम आएगा एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन के अंदर इसे पढ़ते हैं। और ये कहां काम आता है, फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप को क्या करता है, ये कम करता है। किसमें, सिट्रस में ज्यादातर एग्जांपल अगर हम पढ़े तो सिट्रस के अंदर। ठीक है, इतनी चीज आपको बता दी, ये सब ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन क्या करता है, रूट इनिशिएशन इन कटिंग्स, कटिंग्स में क्या करता है, रूट का इनिशिएशन करता है, कंट्रोल फ्रूट ड्रॉप को रोकता है, और इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी बढ़ाता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा। एग्जांपल IBA NAA यहाँ पे रह गए, और ये भी है नेचुरली जो मिल रहा है IAA, और इसको खोजा किसने था, FW वेंट ने। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। तो जिब्रेलिन्स की बात करें तो ब्रेक सीड डोरमेंसी, जिब्रेलिन क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। और इंक्रीज फ्रूट साइज, ग्रेप्स में इंक्रीज करता है फ्रूट साइज को, इंड्यूस करता है बोल्टिंग को, और एग्जांपल है इसका GA3, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं ढंग से। जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन जो है आपका GA3 के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे जिब्रेलिन के कई प्रकार हैं, ठीक है, GA1 मान लो, GA2 मान लो, तो GA3 सबसे फेमस है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध या सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा है, तो वो GA3 है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और बात करें इसके फंक्शंस की, कि क्या क्या कार्य करता है, तो जिब्रेलिन कार्य करता है टू ब्रेक डोरमेंसी, ये आपके डोरमेंसी ब्रेक होता है, सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है ये बात, ठीक है, मेरे ख्याल से इससे जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा है। वो डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। और टू इंक्रीज, वो बढ़ाता क्या है, सीड जर्मिनेशन। अगर डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, सुषुप्तावस्था को खत्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात यही है कि वो सीड जर्मिनेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, बीज अंकुरण को बढ़ा देगा। और इंटरनोड जो होता है, इंटरनोड
स्टेम तने की बात करें अगर, तो वो बढ़ा देता है एलोंगेशन। तो इसी के अंदर इसकी वजह से क्या होता है, जब जैसे आपने गन्ने की फसल देखी है, ठीक है, अब इसका जो ये इंटरनोड है, ये तना है, गन्ने की फसल में एक आंख से दूसरी आंख के बीच में जो तना दिखता है आपको, इसके साइज को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, आपको शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इंटरनोड का जो इलोंगेशन है वो ज्यादा करता है। ये क्यों लिखी, जबकि मैंने आपको बताया कि इंटरनोड का जो साइज है वो बढ़ा देगा। अब इंटरनोड का साइज बढ़ा देगा तो मतलब पौधे की लंबाई को बढ़ा देगा। तने की लंबाई को बढ़ा रहा है तो वो ड्वार्फिज्म है, जो ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन होता है, ठीक है, तो उसको रोकता है। प्रिवेंट मतलब रोकना, ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन को रोकता है, चाहे तो वो जेनेटिक हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल मतलब उसके शरीर शारीरिक रूप से उसमें बोनापन हो, ठीक है, चाहे तो वो जेनेटिक हो चाहे शारीरिक रूप से आपको देखने को मिले, उस ड्वार्फिज्म को वो रोकता है। कौन रोकता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है, पौधे की हाइट को बढ़ा देना, ठीक है, ये जिब्रेलिन का काम है। और बताएं तो टू इंक्रीज बेरी साइज, अभी जो ऊपर पढ़ के है, बेरी साइज ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की जो बेरी का जो साइज होता है उसको भी बड़ा कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, बेरी का साइज किसका बढ़ाता है, अंगूर का। और बताएं आपको, अगर आप 20 से 40 पीपीएम तक का स्प्रे कर दो, 20 से 40 पीपीएम स्प्रे कर दो अंगूर पे, किसका, जिब्रेलिन का, तो क्या होगा, बेरी का साइज बढ़ने लग जाएगा। ये है आपका एक तरह से फोलियर एप्लीकेशन है एक तरह का, ठीक है, पर्णीय छिड़काव। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये और क्या करता है, मेलनेस को बढ़ाता है। मेलनेस को बढ़ाता है, या ऐसे कहने की मेल फ्लोवर्स को बढ़ाता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो 1500 से 2000 पीपीएम, ठीक है, यूज करोगे तो आप मेल फ्लोवर को बढ़ा लोगे। अगर आपने पौधे में मेल फ्लोवर बढ़ाना है तो 1500 से 2000 पीपीएम जिब्रेलिन एसिड, सॉरी जिब्रेलिन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है आपका, इसका यूज करोगे तो मेलनेस भी बढ़ जाएगी। और अब बात करते हैं चलो साइटोकाइनिन। अब हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या करता है, उसको कम करता है, या कह दो डिले करता है। पौधे ने एक दिन सबने बूढ़ा होना ही है ना, तो ये क्या करता है, डिले करता है उस काम को। ये आपकी जवानी मेंटेन रखता है, पौधों में रखता है, अपने में नहीं, ठीक है, इंसानों में, पौधों में। प्रोमोट लेटरल ब्रांचिंग, जो पार्श्व ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस होती हैं, उनको बढ़ाता है, ठीक है। इंप्रूव शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर, फूल की जीवन क्षमता है जो उसको बढ़ा देता है, इंप्रूव कर देता है, ठीक है। चलिए एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा ढंग से, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे साइटोकाइनिन को। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है जी, साइटोकाइनिन आपका जुवेनाइल, जुवेनाइल मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, जुवेनाइल क्या होता है, किशोरा अवस्था होती है ना जो, जुवेनाइल हार्मोन बोलते हैं इसे। तो वहां से ही शब्द लिया गया है कि पौधे को किशोर रखता है, यंग रखता है। जैसे हमने पढ़ा कि बुढ़ापे में देरी करता है, तो फिर क्या रखेगा, जवान रखेगा, किशोर रखेगा, ठीक है, इसलिए इसे जुवेनाइल हार्मोन भी कहा जाता है। नेचुरली कहां से प्राप्त होता है, नेचुरली ये प्राप्त होता है मक्का के मतलब मेज के अंदर एक जिएटिन प्रोटीन नाम से प्रोटीन पाया जाता है, जिएटिन के नाम से प्रोटीन, ठीक है। अब जिएटिन प्रोटीन के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको सिंथेसाइज कहां से करते हैं, सिंथेसाइज मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये सिंथेटिक रूप से कह सकते हैं कि सिंथेटिक रूप से ये हमें कहां से मिलता है, सिंथेसाइज करते हैं इसे सिंथेटिक रूप से हमें मिलता है काइनेटिन से, काइनेटिन और बेंजाइल बेंजिल एडेनिन से, बेंजिल एडेनिन और काइनेटिन से हमें सिंथेटिक रूप से प्राप्त होता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं इसका काम क्या है, इसका काम है एक तो स्टोमाटा ओपनिंग का, रंध्रों को खोलना, ठीक है, और दूसरा सेल डिवीजन में ये मदद करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। और एंटी सेनेसन इसको बोला क्योंकि क्या करता है, बुढ़ापा नहीं आने देता, तो एंटी सेनेसेंस इसके अंदर इफेक्ट पाया जाता है, जिसे हम रिच मोंड लैग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रिच मोंड लैग इफेक्ट, आपसे पूछ सकते हैं कि रिच मोंड लैग इफेक्ट किस पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में देखने को मिलता है, किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से होता है, तो साइटोकाइनिन की वजह से होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं दो आपके ऐसे
जो वृद्धि को रोकते हैं, ये वृद्धि को प्रमोट करते थे, वो इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से आपके एब्सिसिक एसिड और एक है आपका एथिलीन। तो एब्सिसिक एसिड आपको ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कौन सा एसिड है, एब्सिसिक एसिड है जो आपका स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो वो आता है आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ABA, इसके कई नाम हो गए, ABA, एब्सिसिक एसिड और स्ट्रेस हार्मोन। इसकी बात करूं फंक्शन में, तो ये क्या करता है, फंक्शन इसका कार्य है इंड्यूस डोरमेंसी, सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है, इसीलिए इसे एंटी जिब्रेलिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। अब इसकी बात करूं तो ये स्टोमाटा क्लोजिंग भी करता है। स्टोमाटा ओपनिंग कौन करता है, साइटोकाइनिन, तो स्टोमाटा क्लोजिंग कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। और बात करें तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ट्रांसपायरेशन रेट को, कम करता है, ट्रांसपायरेशन रेट है जो उसको कम करता है। क्यों करेगा, क्योंकि स्टोमाटा को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, क्लोजिंग कर देगा, तो ट्रांसपायरेशन रेट भी कम कर देगा और एब्सेशन को बढ़ा देगा। एब्सेशन मतलब पौधा आपका मुरझा जाएगा या पत्तियां वगैरह नीचे गिरने लग जाएंगी, एब्सेशन बढ़ जाएगा। एब्सेशन मतलब इसकी जो पत्तियां वगैरह है वो भी गिरने लग जाती है, पौधा थोड़ा रूखा सूखा हो जाता है ना, उस तरीके से एब्सेशन भी बढ़ता है इसके अंदर। या ऐसे कह दो कि जो फल है, फल अपनी कच्ची अवस्था में, इमेच्योरिटी में गिरने लग जाते हैं, फूल झड़ने लग जाते हैं, वो एब्सेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, एथिलीन की बात करते हैं। एथिलीन को C2H4 कहा जाता है। C2H4 ये एक तरह का गैस है। ठीक है, एथिलीन क्या है, गैस है, इसीलिए इसे गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं, गैसियस हार्मोन, गैसियस हार्मोन कहा जाता है। और अगर देखें इसके अंदर और बात करें तो ये राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, राइपनिंग हार्मोन। राइपनिंग मतलब पकाना, ये फलों का क्या करता है, जल्दी से जल्दी पकाता है। तो फल को पकाने के लिए जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, आर्टिफिशियली, लाइक जैसे केले वगैरह के जो फल होते हैं उनके अंदर आपने सुना होगा इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो क्या होता है, राइपनिंग, यही C2H4 के, एथिलीन के ही इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन, इससे वो जल्दी पक जाते हैं। और इसके बारे में बताऊं, एसिटिलीन एक इम्प्योर फॉर्म है, एसिटिलीन एक इम्प्योर फॉर्म है किसकी, एथिलीन की। एसिटिलीन एक इम्प्योर फॉर्म है एथिलीन की। इससे क्या होता है, आपको हार्मफुल गुण है इसके, जैसे क्या तो हानिकारक गुण दिखाता है, हार्मफुल प्रॉपर्टीज है इसकी। आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी वजह से मैंने सुना है कि कैंसर वगैरह तक फैल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए ना, एसिटिलीन वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर कह दें कि मार्केट में ये जो एथिलीन है C2H4, ये किस नाम से मिलता है, ये मिलता है आपके एथेफोन के नाम से और एथेरल के नाम से। ठीक है, एथेरल के नाम से ये मार्केट में मिलता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका यूज करने से, C2H4 का यूज करने से मटर के अंदर, पी के अंदर आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स मैं आपको बता ही देता हूं एक्चुअली होता क्या है ट्रिपल रिस्पॉन्स, तो एक पेज और लेना पड़ेगा, एक सेकंड। ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, इनहिबिट करता है स्टेम एलोंगेशन को, तने का जो लंबापन है उसको रोकता है। एक तो ये गुण हो गया, तो एक रिस्पॉन्स हो गया। दूसरा रिस्पॉन्स स्टेम की थिकनेस, उसको क्या करता है, तने का जो मोटापा है उसको भी बढ़ा देता है, दूसरा रिस्पॉन्स हो गया। तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट को लंबा नहीं होने देता और साइडों से उसकी शाखाएं निकालता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो ये तीसरा रिस्पॉन्स हो गया। इसका यूज करने से, C2H4 का, एथिलीन का उपयोग करने से मटर के पौधे में ये तीन रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।